हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, अंग्रेजों ने जब जमींदारी सिस्टम लागू किया तो वह एक प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन का एक नया मॉडल था जो भारत में उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक लागू किया। उसके विरोध में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे किसानों ने, हमारे मजदूरों ने बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन किए। आज़ादी के साथ साथ हमने इसके लिए बड़े वादे भी किए। लेकिन क्या भारत के गांवों में आज जमींदारी खत्म हो चुकी है या बस उसका फेस बदल चुका है? अब वो फेस लिफ्ट हो चुकी है। आज़ादी के बाद हमने लैंड रिफॉर्म्स के जरिए अपने देश के लोगों से, किसानों से यह वादा किया था कि जमीन पर बराबरी होगी और हर किसान जमीन का मालिक बनेगा। लेकिन आज के आंकड़े कुछ और गवाही देते हैं। लगभग टॉप 10% ग्रामीण परिवारों के पास गांव की 44% जमीन है, यानी कि लगभग आधा भारत भूमिहीन है। और सवाल यह है कि क्या गांवों में एक नया जमींदार राज शुरू हो चुका है और वह अभी लागू है? तो सबसे पहले भावनाओं को छोड़कर हम ठोस डेटा की बात करते हैं जिससे बात सही समझ आए। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट को इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत ही प्रमुखता से छापा है। उसके अनुसार देश के टॉप 10% परिवारों के पास, ग्रामीण परिवारों के पास कृषि भूमि पर 44% कृषि भूमि पर नियंत्रण है। दूसरा, नीचे 50% के पास कुल भूमि का केवल 3% हिस्सा है। और चौथा, भूमिहीन परिवार ग्रामीण भारत में 46% हैं। यह वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आंकड़े देखने के बाद यह पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था को पर प्रश्न लगा देते हैं। और इसे जरा एक विजुअलाइजेशन से समझने का प्रयास कीजिए कि स्थिति क्या है। अगर कोई एक गांव मान ले जिसमें 100 लोग हैं तो भूमि का 50% हिस्सा केवल 10 लोगों के पास है और बाकी बची हुई 50% भूमि का 47% हिस्सा 40 लोगों के पास है और 3% भूमि 50 लोगों के पास है। आप अंदाजा लगाइए, केवल 10% लोग 40% भूमि रख रहे हैं, बाकी बचे हुए 40 लोग 50% भूमि रख रहे हैं और शेष आधी जनसंख्या पूरी तरीके से भूमिहीन है या लगभग मेयरली 3% भूमि रख रही है। तो यहां पर इकोनॉमिक पावर, सोशल पावर, ये दोनों के दोनों सेम हैंड्स में है। ये केवल जमीन का मुद्दा नहीं है, यह शक्ति का मुद्दा भी है। यह शक्ति के वितरण और शक्ति के कंसंट्रेशन, एकीकरण, एक जगह पर केंद्रित होने का मुद्दा है, जहां पर आर्थिक शक्ति और सामाजिक शक्ति दोनों ही महज 10% लोगों के पास है। अब आप देखिए, इससे अंदाजा क्या लगता है कि क्या भारत में लैंड रिफॉर्म्स पूरी तरीके से फेल हो गए हैं? आज़ादी के बाद भारत ने जमींदारी व्यवस्था खत्म की। इसके लिए बहुत सारे कानून लाए गए, जैसे जमींदारी एबॉलिशन एक्ट लाया गया, लैंड सीलिंग लॉज लाए गए, टेनेंसी रिफॉर्म्स लाए गए। कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से शेड्यूल जोड़ा गया कि इसमें जोड़े गए लॉज की जुडिशियल रिव्यू नहीं होंगे। इस हद तक रिफॉर्म्स किए गए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो ग्राउंड रियलिटी में हमें 3 बड़ी समस्याएं दिखाई देती हैं कि इसके बाद भी यह सफल क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहला, लागू करने का समस्या क्या था? यह ठीक से लागू ही नहीं हुआ। कानून तो बेहतर बने लेकिन राज्यों ने इंप्लीमेंटेशन ठीक से किया ही नहीं। यूपी और बिहार अगर हम बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स के इंप्लीमेंटेशन में सबसे बड़े फेल्योर्स रहे। दूसरा बड़ा जो रीजन रहा वह बेनामी संपत्ति का रहा। रिश्तेदारों में जमीन बांटकर सीलिंग लॉस को बाईपास किया गया और यह एक दूसरा बड़ा समस्या था। और तीसरा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का भी मुद्दा था, क्योंकि भारत राजनीति में ही उलझा रहा और महत्वपूर्ण रूप से जिनके पास जमीन थी वो ही सत्ता में थे, तो वो सुधार करते कैसे? तो यहां पर रिफॉर्म जो हुए वो पेपर पर बहुत खूबसूरत हुए, लेकिन जमीन पर कंट्रोल लार्जली जो है कुछ लोगों, कुछ समूहों के हाथ में ही दबा रह गया। अब असमानता इससे क्यों बढ़ रही है? असमानता बढ़ती जा रही, क्यों बढ़ रही है? समझिएगा,
आज की रूरल इनइक्वालिटी सिर्फ इतिहास की गलती नहीं है, इसे हम बार बार अंग्रेजों के द्वारा किए गए शोषण और प्राचीन काल में किए गए ऐतिहासिक भूलों पर थोप नहीं सकते। आज भी एक्टिवली इसको और क्रिएट किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? जमीन को एक परिसंपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, आजीविका की तरह नहीं। यानी कि यह निवेश बनाम आजीविका की लड़ाई है। अमीर के लिए जमीन एक निवेश होती है जो एक बड़ा रिटर्न देती है, लेकिन गरीब के लिए जमीन एक सर्वाइवल चीज होती है। इसके थ्रू वह अपनी आजीविका अर्न कर रहा होता है। दूसरा, कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, यहां पर लैंड की लीजिंग की जाती है, कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाती है और बड़ी कंपनियां इनडायरेक्टली कंट्रोल में लेती हैं भूमि के बड़ी जोतों को। छोटी छोटी जोतें वे एक साथ ले लेती हैं तो बड़ा जोत हो जाता है, कॉर्पोरेट्स के हाथ में चला जाता है और वे किसान जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं बचता। तीसरा, क्रेडिट असेस में इनइक्वालिटी है। लोन नहीं मिलता, साख नहीं मिलती। बड़े किसान आसानी से सस्ता लोन पा जाते हैं, छोटे किसान मजबूरी में साहूकारों से लोन लेते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट सिस्टम ग्रामीण स्तर तक पेनिट्रेट कर ही नहीं पाया है। तीसरी बड़ी चीज है मैकेनाइजेशन एडवांटेज। जिनके पास ज्यादा जमीन है वो बहुत ही अच्छे से मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, बाकी चीजें इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन गरीब किसान ना तो ट्रैक्टर खरीद पाता है, ना वो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाता है। इस वजह से वो ज्यादा जमीन वालों के पास ही सबकी सुविधाएं हो पाती हैं। देखिए, रिच फार्मर्स इसी वजह से और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। खेती के नए नए प्रयोग आप उनके खेतों में देखेंगे। छोटे किसान आज भी अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई ही लड़ रहे हैं और यह 75 साल से हो रहा है। महत्वपूर्ण है, यह केवल आर्थिक संकट नहीं है। इसको सिर्फ आर्थिक संकट समझेंगे तो बेईमानी होगी। यह सामाजिक संकट भी है। यह सिर्फ इनकम की इनइक्वालिटी नहीं है, यह सोशल हायरार्की को भी मजबूत करता है। भूमिहीन जो हैं वो खेतिहर मजदूर बनते हैं, इधर से उधर पलायन करते हैं। सारी समस्याओं के सबसे पहले शिकार ये भूमिहीन होते हैं। जो जमीन वाले हैं उनके पास लोकल पावर होती है, पंचायत में इन्फ्लुएंस होता है और कई राज्यों में कास्ट और लैंड ओनरशिप भी डायरेक्टली लिंक्ड है। कुछ जाति समूहों के पास ही ज्यादातर लैंड की ओनरशिप है। इसीलिए यह मुद्दा सिर्फ और सिर्फ खेती का नहीं रह जाता, वास्तव में यह सामाजिक न्याय का भी मुद्दा है और सरकार को इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन करेंगे तो हमें यह पिक्चर और क्लियर होगी। देखिए, लैटिन अमेरिका का हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, लैटिन अमेरिका में आज भी आप देखेंगे चरम असमानता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सुधार विफल हुए और ग्रामीण उत्पादकता बहुत कम है। इससे ठीक विपरीत अगर आप ईस्ट एशिया में जाएंगे तो देखेंगे वहां पर भूमि सुधार बहुत ही सक्सेसफुली परफॉर्म किए गए, छोटे किसानों का सशक्तिकरण किया गया और उच्च ग्रामीण उत्पादकता प्राप्त की गई। भारत कहां खड़ा है, यह बड़ा मुद्दा है। भारत में आज भी इनइक्वालिटी यानी असमानता परसिस्ट करती है और यही वजह है कि ईस्ट एशिया की रूरल प्रोडक्टिविटी भारत से कहीं ज्यादा है और भारत की रूरल प्रोडक्टिविटी अभी भी उनसे कम है। ये बहुत समझने वाली बात है। और अब एक बड़े सवाल की तरफ हम चलते हैं जो हमारे लिए समझना जरूरी है कि क्या भारत को अब सेकेंड जनरेशन लैंड रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, दूसरी पीढ़ी के भूमि सुधारों की आवश्यकता है? तो इस डिबेट के दो पक्ष हैं। एक वे जो इसके फेवर में है और दूसरे वे जो इसके अगेंस्ट में है। जो इसके पक्ष में है उनका कहना है कि इससे असमानता कम होगी, ग्रामीण डिमांड बढ़ेगी और इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास संभव होगा। लेकिन जो लोग इनके अगेंस्ट में हैं, दोबारा लैंड रिफॉर्म के अगेंस्ट में हैं, सबसे ज्यादा उसमें राजनीतिक प्रतिरोध हैं, कानूनी जटिलताएं हैं और खेतों के छोटे छोटे जोतों में बढ़ जाने का खतरा है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन रिस्क है। इसलिए आपको डिसाइड करना है और आप कमेंट करके बताइएगा कि ग्रामीण एरिया में लैंड रिफॉर्म्स हमें चाहिए या नहीं चाहिए, हमें दूसरी पीढ़ी के लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सत्ता के जो केंद्र बन गए हैं भूमि के ओनर्स, उनको हटाकर किसी भी प्रकार से समाज के उस वर्ग को, जो बड़ा वर्ग भूमिहीन है, सीमांत किसान है, लघु किसान है, उन्हें भूमि की ओनरशिप बड़े पैमाने पे मिलनी चाहिए या नहीं, कमेंट अवश्य कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन अगर मैं कहूं तो सिंपल नहीं है। यह एक प्रकार से
एक लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले भूमि रिकॉर्ड्स को अपडेट करना होगा, डिजिटल भूमि प्रकार जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना चाहिए। उसके साथ साथ जो किराएदारी अधिकार है, किसानों के कानूनी अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। टेनेंसी लेजिस्लेशंस बहुत ही स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन करने होंगे। स्मॉल फार्मर्स के लिए कोऑपरेटिव बनाने चाहिए, छोटे किसान मिलकर सशक्त हों, एक दूसरे का सहयोग करें। सहकारिता की जो स्पिरिट है वो यहां पर आनी चाहिए। इसके साथ साथ क्रेडिट और आधुनिक तकनीकी छोटे किसानों तक पहुंच इनकी सुनिश्चित की जाए तो निश्चित तौर पर भूमि सुधार संभव है। फोकस जमीन बांटने पर केवल नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए आर्थिक अवसरों के सृजन पर, यानी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, तब जाकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और आप यकीन मानिए, भारत की अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना है, अगर सस्टेन्ड ग्रोथ चाहिए भारत को, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही सुधार की शुरुआत करनी होगी। भारत के गांव आज एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, एक ऐसे क्रॉसरोड पर खड़े हैं जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी है, ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, दूसरी तरफ बढ़ती हुई असमानता है। कुछ लोगों के पास लैंड राइट्स हैं, जमीन कुछ ही लोगों के हाथ में सिमटी हुई है। और तो सवाल केवल खेती का नहीं रह जाता है, सवाल यह होगा कि क्या भारत का लोकतंत्र जमीनी स्तर पर सच में बराबरी दे पा रहा है, या फिर शायद आज इससे भी एक बड़ा सवाल है कि क्या हम नया जमींदार राज देख रहे हैं। अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि किसान और अन्न इन दोनों से दूर रहकर भारत की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। अपने विचारों का तर्क भी अवश्य दीजिएगा। मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे बेहतरीन रिजल्ट्स पिछले साल के आपने देखे हैं, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको एक बेहतर तैयारी का माहौल देंगे, अच्छे टीचर से तैयारी करवाएंगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज देंगे, क्लासेस देंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स के माध्यम से आपको दिल्ली में रख करके पूरी तैयारी का मौका भी देंगे, और वह भी बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ। आप समझिए, इस समय हमारे यहाँ अचीवर्स कार्निवाल चल रहा है, जिसके अंतर्गत लोएस्ट प्राइस पर आपको कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है। बहुत लिमिटेड समय के लिए लाया गया है। इसमें आपको हमारे किसी भी माध्यम के बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है, हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में या बाइलिंगुअल में, तो आप हमारे किसी भी बैच से जुड़ सकते हो। हर बैच से जुड़ने से पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप पीके लाइव कोड लगाओगे, इस कोड को लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा। तो अगर आपका सपना यूपीएससी है और स्टडी आईक्यू आपने इतने समय से देखा है, एक ट्रस्टेड ब्रांड है, अच्छे टीचर्स आपके साथ होंगे, रेगुलर आपकी तैयारी कराई जाएगी, मेंटरशिप आपके साथ होगी, तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। पीके लाइव कोड अवश्य लगाइएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू IAS हिंदी।